तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने पाठ 11 बसंत बुक का नया पाठ लेकर आए हैं, जब सनेमा ने बोलना सीखा। यह कक्षा 8 का पाठ 11 है। तो बच्चों, क्या है कि पहले हमारे यहाँ पर जो पिक्चर्स आती थी वो कैसी होती थी, बोलती नहीं थी। जो पहली पिक्चर आई जो हमारी, वो इस पाठ में आपको बताया गया है कि कैसे वो बोलने वाली पिक्चर जो है बनी, और उसके बारे में आपको इसमें विस्तार से हम पढ़ाएंगे। तो पहले हमारे सिनेमा जगत में जो पिक्चर आती थी वो साइलेंट पिक्चर्स होती थी, मूवी होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। आप उनको, कलाकारों को घूमते हुए और क्रियाएं करते हुए देख सकते थे, पर वो जो पिक्चर्स हैं उनमें आवाज़ नहीं होती थी। जो हमारी यह पिक्चर आई है पहली, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यह प्रदीप वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा और सुंदर संस्मरण है। तो बच्चों, संस्मरण आपको पता है क्या होता है? जब अपनी यादों से निकाल कर हम कोई भी लेख लिखते हैं तो उसको हम संस्मरण बोलते हैं। तो बच्चों, ये प्रदीप जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पहला पाठ, 11वां पाठ, जब सनेमा ने बोलना सीखा। तो जो हमारी पहली बोलती हुई पिक्चर आई थी वो थी आलम आरा। तो यह आलम आरा पिक्चर के बारे में कि वो कैसे बनी और कब प्रदर्शित हुई, उसमें कलाकार कौन से थे और किसने बनाई और कौन सी तारीख को वो पिक्चर रिलीज़ हुई। तो शुरू करते हैं हम बच्चों। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा है ना, आज के समय में आप देखते हो कि जब भी कोई पिक्चर बनती है तो वो रिलीज़ होने से पहले उसका प्रमोशन किया जाता है। तो प्रमोशन करने के लिए अब तो कलाकार स्वयं आते हैं, किसी सीरियल में आते हैं, किसी शो में आते हैं और अपनी पिक्चर का प्रमोशन करते हैं। पर उस समय यह पहली पिक्चर बनी थी जो बोल रही थी। तो उस पिक्चर के पोस्टर के ऊपर ये सब बातें लिखी हुई थी कि सभी सजीव हैं, मतलब सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और सभी बोल रहे हैं। 78 इंसान जिंदा हो गए हैं, मतलब उस पिक्चर में जितने भी लोग थे वो सभी जिंदा हो गए हैं। तो ये जो है, ये सब बातें उस पिक्चर के पोस्टर पर लिखी थी। ये उस पिक्चर का प्रमोशन था, तो जिसमें आपने पढ़ा कि ये सब लिखा हुआ था। यह देश की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, और ये उनके विज्ञापन की पंक्तियाँ थी। तो बच्चों, आपने अगर पिक्चर्स देखी हैं, जैसे आपने चार्ली चैपलिन के बहुत सारे शोज़ देखे हैं, पिक्चर्स देखी होंगी। तो वो जो पिक्चर चार्ली चैपलिन की होती थी उसमें भी आवाज़ नहीं होती थी, पर उनको देखने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि चार्ली चैपलिन जी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते थे जिनको देखकर हम खूब हंसते थे। तो यह है, अब बोलने वाली पिक्चर थी तो इसके बारे में कितना अच्छा लिखा हुआ था पोस्टर्स पर कि जिसको पढ़कर ही लोगों का दिल करे कि हम जाएं और इस पिक्चर को देखें। और वैसे भी पहली बोलने वाली पिक्चर थी तो लोगों में एक अजीब सा उत्साह था कि देखो कैसे होता है। तो बच्चों, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था।
तो हमारी बच्चों, आपको ये तारीख याद रखनी चाहिए। ये हमारे जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है और इस पाठ का भी है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वह ऐसी ऐतिहासिक तारीख कौन सी है भारतीय सिनेमा की जिसमें पहली बार बोलने वाली जो पिक्चर है वो आई, वो थी 14 मार्च 1931। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो बच्चों, इस दिन क्या था? भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तो वो पहले क्या था कि जब बोलते नहीं थे तो उस समय ऐसी ही पिक्चरें आती थी बिना बोले हुए, तब भी वो लोग देखते थे, क्योंकि उस समय मनोरंजन के साधन ज़्यादा नहीं थे। तो जो भी थोड़ा बहुत मनोरंजन की चीज़ें होती थी उसे लोग देखना पसंद करते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। तो अब आप आज भी देखते हैं, आप तमिल, उर्दू और क्या कहते हैं, इंग्लिश, सभी जो भाषाएं हैं उनमें, कन्नड़, हिंदी, सभी भाषाओं में जो है पिक्चर्स बनती हैं। उस समय भी बनती थी, पर क्या था कि उस समय मूक होती थी फिल्में, पर अब जो है बोलने वाली फिल्में बननी शुरू हुई। तो सभी फिल्मों का जो है अपना एक अलग ही रंग दिखने लगा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अरदेशी एम ईरानी। अरदेशी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो ये जो आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे वो कौन थे? अरदेशी एम ईरानी ये फिल्मकार थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1929 में एक फिल्म देखी थी शो बॉट हॉलीवुड में, जो कि एक बोलती हुई पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर इनको प्रेरणा मिली कि चलो हम भी अपनी पिक्चरों में जान डालें और उन्हें भी बोलता हुआ बनाएं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो बच्चों, जब भी कोई पिक्चर बनती है तो उसका एक बेस होता है। बेस क्या होता है कि हर एक पिक्चर बनाने से पहले आपने देखा होगा कि कोई एक नींव, हम कोई भी घर बनाते हैं उसकी एक नींव रखते हैं। तो नींव रखी जाती है तो फिर क्या होता है कि आपको कैसे कमरे बनाने हैं, कैसे रसोई बनानी है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होती है, तभी अब आप एक घर की नींव रखते हैं। इसी तरह से जब एक पिक्चर बनानी होती है तो उसकी भी एक नींव रखी जाती है कि उसमें कौन से कलाकार को लेना है और कौन सी सामाजिक गतिविधियां या पारिवारिक गतिविधियों को हमें दिखाना है कि आज समाज में क्या हो रहा है, उसको रोकने के लिए और उन चीज़ों को बढ़ावा ना मिले, ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन करने के लिए ही हम पिक्चरों को बनाते हैं कि घर में किस तरह से, अगर घरेलू या पारिवारिक कोई पिक्चर बनती है तो किसी ऐसे घर का दृश्य दिखाया जाता है कि जहाँ पर सब लोग प्रेम प्यार से रहते हैं। तो इस तरह ही हर एक फिल्म की एक पटकथा बनाई जाती है। तो पारसी जी ने क्या किया, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए, क्योंकि देखो संगीत के बिना तो हर पिक्चर अधूरी होती है, क्योंकि लोगों को डायलॉग सुनते रहते हैं तो उनका दिल करता है कि थोड़ा सा इसमें गाना बजाना होता है। तो उसमें क्या है, जैसे आप घर बना लेते हैं, घर बनाने के बाद जब तक उसमें आप कलर नहीं करते आपको रंग अच्छा घर का नहीं लगता है, वो घर आपको सुंदर नहीं लगता है। इसी तरह से जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो उसमें गाने भी लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पिक्चर और भी अच्छी लगती है। एक इंटरव्यू में
आदेश ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदेश ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान थे। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो बच्चों क्या था कि यह जो पिक्चर जब बनी तो क्या था कि उनके पास ना तो कोई संवाद लेखक था, संवाद लेखक आप समझ सकते हैं डायलॉग लिखने वाला, और ना ही कोई गाने लिखने वाला था और ना ही कोई गाना गाने वाला था। तो इन सब की जो है वो शुरुआत होनी थी। पर फिर क्या किया, आदेश जी ने फिल्म के गानों के लिए खुद ही अपनी धुन बनाई और उन्होंने सिर्फ 3 वाद्य यंत्र, कौन से थे वो वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन, इनका इस्तेमाल किया। और उन्होंने फिर क्या किया कि गाने किससे गाए, गाने गाए W.M. खान ने। तो जो पहला गाना था वो था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो बच्चों समझ में आया आपको ये कि कैसे किस तरह से उन्होंने गाने बनाए स्वयं ही, और उन्होंने 3 वाद्य यंत्रों के साथ ही गानों को पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो बच्चों जो आलम आरा पिक्चर थी उसमें क्या था कि डिस्क फॉर्म में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि जो साउंड सिस्टम था उस समय इतना वो होता था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो पहले जो है ये जब बोलने वाली पिक्चर बनी तो इसकी जो शूटिंग है वो रात को करनी पड़ी। क्यों रात को करनी पड़ी? क्योंकि उस समय इतनी जो है, आज के समय तो आप कहीं पर भी जाकर सेट लगा लेते हैं, शूटिंग कर लेते हैं, परंतु उस समय क्या था कि डबिंग नहीं होती थी। जो भी डायलॉग बोले जा रहे हैं वो एज इट इज ही पर्दे पर आ जाते थे। तो रात को क्या होता था कि बहुत ही सन्नाटा होता था, तो सन्नाटे की जगह ढूंढी जाती थी जहाँ पर जाकर शूटिंग होती थी। और उस जब जो मूक युग था उसमें क्या था कि बोलते नहीं थे कलाकार, तो वो कहीं भी जाकर शूटिंग कर लेते थे। तो जब रात के समय में आप शूटिंग कर रहे हो और आपको दिन का दृश्य दिखाना है तो आपकी लाइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जब रात को दिन में दिखा रहे हो तो लाइटिंग जो है अच्छी हो, ताकि आपको लगे कि ये दिन की ही शूटिंग है। तो उस समय जो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था हुई वो आज भी हमारे काम में बहुत काम आई, क्योंकि प्रकाश प्रणाली से जो आगे की फिल्में बनी अब या बनती आ रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों आपको समझ में आया। आपको यहाँ पर एक इंपीरियल मोटिवेशन एक पोस्टर दिखाया जा रहा है आलम आरा का, और इसमें कलाकार का भी फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय पोस्टर बनाए गए।
आलम आरा में भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्दिशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूव और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। तो आलम आरा के जो स्टार थे और तकनीशियन थे, उन्होंने इनकी कंपनी में कितने जो है फिल्मों का निर्माण किया। तो आपको समझ में आ रहा है। आगे हम चलते हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलावली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इस कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो बच्चों, क्या था? इस पिक्चर की नायिका थी जुबेदा और नायक थे विट्ठल, जो कि बहुत ही परिश्रम करने वाले थे। और लेकिन क्या था कि इस पिक्चर में कुछ डायलॉग्स जो थे वो उर्दू में थे। तो जो विट्ठल जी थे उनको उर्दू बोलने में थोड़ी मुश्किल आती थी। तो इस कारण जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्या किया कि विट्ठल जी को हटाकर उनकी जगह महबूब को रख लिया कि वो उर्दू अच्छे से बोल पाएंगे। इससे क्या हुआ कि विट्ठल जी नाराज़ हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए क्या किया? मुकदमा कर दिया। अब आप देखें आगे क्या हुआ फिर। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो उस समय के मशहूर वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आपने इनका नाम कई बार सुना भी होगा। बहुत जो पुराने अखबार थे या पुराने बहुत से किस्से ऐसे हैं जिसमें इन वकील का नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्होंने उनको अपना वकील बनाया और केस लड़ा। तो जिससे क्या है, विट्ठल जी मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो बच्चों, ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी। मतलब इतिहास की रचना करी, जैसे इतिहास में पहला बहुत ही अच्छा कदम उठाया बोलने वाली पिक्चर का। जब बोलने वाली पिक्चर बनी और इसके नायक जो थे वो ये विट्ठल जी बने, तो एक गर्व की बात थी उनके लिए। तो ये क्या है, यहाँ पर उनकी कामयाबी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से उनकी कामयाबी और बढ़ने लगी। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। तो जो क्या है, विट्ठल जी क्या हैं, नायक भी थे और स्टंटमैन भी थे, मतलब हीरो भी थे और बहुत अच्छे स्टंट किया करते थे। तो वो उनको स्टंटमैन के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो जब बच्चों ये पहली पिक्चर आई तो इसमें सिर्फ विट्ठल जी और जुबेदा नायिका ही नहीं थी, इनके साथ साथ इसमें कौन कौन था? इसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकार भी थे, जिन्होंने फिल्म जगत को बहुत ही अच्छा स्तंभ बने। आगे देखेंगे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली
और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो बच्चों, 14 मार्च 1931 को यह फिल्म कहाँ पर प्रदर्शित हुई थी? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में। और यह फिल्म 8 हफ्ते मतलब 2 महीने तक जो है वो हाउसफुल रही, और वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि उस भीड़ को नियंत्रण करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। आपको पता है कि जैसे जो भी हम कुछ भी बनाते हैं, कोई भी फिल्म बनती है, उसके समीक्षक पहले होते हैं, या हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी आलोचना करने वाले बहुत होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, समीक्षकों ने क्या बोला कि यह भड़कीली और फैंटेसी फिल्म है। मगर दर्शकों के लिए यह अनुभव था, क्योंकि आज तक दर्शकों, उस समय आपको मैंने बताया कि बहुत ही कम साधन होते थे मनोरंजन के, तो मूक पिक्चरें लोग देख रहे थे। जब पहली बोलने वाली पिक्चर आई तो यह दर्शकों के लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों में कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो बच्चों, अब 10,000 फुट लंबी जो है इसको हम आपको बताते हैं। आपने पहले पृष्ठ पर एक कैमरा देखा था और उसमें एक रील देखी थी, वो 10,000 फुट लंबी थी। मतलब पहले जो था एक रोल तैयार होता था। जितनी भी पिक्चरें उस समय बनती थी वो एक रोल में बनती थी। वो रोल की लंबाई जो है बच्चों, वो 10,000 फुट लंबी थी, और इस रोल को पूरा तैयार करने में 4 महीनों की कड़ी मेहनत लगी थी, और तब जाके ये 10,000 फुट लंबा जो है रोल तैयार हुआ था। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये? अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश शासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन को 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो बच्चों, क्या था कि जब पिक्चर्स बनी तो वो पिक्चर जो किस पर बनी थी? पौराणिक कथाओं पर। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई पिक्चर बनती है तो वो किसी प्रेम कथा पर हो गई, और जैसे पारसी रंगमंच में जो भी नाटक थे उनके ऊपर, और पौराणिक सामाजिक विषयों पर। ऐसे ही जो है ये पिक्चर बनी, और एक पिक्चर उन्होंने बनाई थी खुदा की शान। तो यह पिक्चर उस समय रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि उस समय जो है क्या था कि भारत और हम उस समय ब्रिटिश शासन का राज था, तो ब्रिटिश शासकों ने यह पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने दिया, क्योंकि वो गांधी जी के का मुख्य किरदार था, तो वो उसको लोगों को नहीं दिखाना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश शासकों की तीखी नज़र का सामना इस पिक्चर को करना पड़ा और यह पर्दे पर नहीं आई।
इसके बाद जो है निर्माता निर्देशक ने, वो बहुत ही स्वभाव के अच्छे थे। उनका स्वभाव जो है बच्चों वो बहुत ही नर्म दिल थे। उन्होंने जब 1956 में आलम आरा प्रदर्शित हुई तो उसको आलम आरा को मतलब रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए थे 1956 में। तो जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उनको भारतीय फिल्मों का पिता कहा गया, जैसे गॉडफादर बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उस मौके पर इतना बड़ा खिताब देने की उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने देश के लिए अपना एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो बच्चों हर व्यक्ति को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जो है अवश्य करना चाहिए। आगे देखते हैं। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कदर भी करनी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो बच्चों क्या था, जब हमारे सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो क्या हुआ, हमें किन किन ज़रूरतों, कौन कौन सी ज़रूरत हमारे सामने आई। हमारे सामने आई पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की, गाना गाने वालों की और अच्छी एक्टिंग करने वालों की। क्योंकि जो मूक फिल्में थी उनमें तो क्या था कि बोलने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी आप कर सकते थे। पर इसमें क्या था, इसमें आपको अच्छा चाल चलन दिखाना था, आपका व्यवहार सामने आना था, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप कैसे गाना गा रहे हैं, आपको गाना गाना आना चाहिए था। और आपको हिंदी उर्दू सभी भाषाओं को बोलना आना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे जो है सिनेमा जगत ने तरक्की करी थी। तो उसके साथ साथ लोगों की भी जो है ज़रूरत अच्छे तरीके से, अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों की जो है हमें ज़रूरत पड़ने लगी। एक शारीरिक आपका कैसा चाल चलन है, आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप किस हाव भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसा रोल है आपको वैसे ही आगे आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह से कलाकारों की जो है वो तलाश एक तरह से तैयार हो गई। तो बच्चों समझ में आया आपको ये? आगे देखो, अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। तो बच्चों जब पहली बार आप देखोगे, आपके सामने हम कोई भी नई चीज़ लाएंगे तो आप उस नई चीज़ को देखकर प्रभावित हो जाते हो, अट्रैक्टिव हो जाते हो, और जैसे वो चीज़ें होती हैं आप भी उसी तरह के बनने की इच्छा रखते हो। जैसे अब उस दौर में अभिनेत्री माधुरी पिक्चर में जो सुलोचना जी आई, इनके हेयर स्टाइल जो बने
तो वो जो है लोगों लेडीज़ को जो है औरतों को बहुत अच्छे लगे और वो इसी तरह से अपनी केश सज्जा को करना चाहती थी। तो आदर्श ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। और ये जो आलम आरा पिक्चर थी बच्चों, यह भारत के अलावा पश्चिम एशिया, श्रीलंका, बर्मा यहाँ पर बहुत ही पसंद की गई थी। तो बच्चों समझ में आया आपको? भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्म सिनेमा के जनक आदर्श ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों जो ये बोलने वाली पिक्चर है, ये भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के जी ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी उपलब्धि को उन्होंने अपनाया, क्योंकि यह हमारे एक नए सिनेमा जगत को जो है, एक नए सिनेमा जगत का हमारी युग जो है शुरू हो गया था आलम आरा पिक्चर से। तो इनको बहुत ही आदर और सम्मान दिया गया। तो यह एक प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर संस्मरण था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो आप इसे ध्यान से और इसमें जो भी बातें आपको बताई गई हैं उसे आप अच्छे से पढ़ें। तो बच्चों आओ अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। देश की पहली बोलती फिल्म में विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। तो बच्चों यह सब बातें जो हैं उस पिक्चर के पोस्टर पर छापी गई थी। तो आपको यह समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदर्श एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। फिल्मकार आदर्श, इसका उत्तर आप लिखें। फिल्मकार आदर्श एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म के आधार उन्हें पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। अगला प्रश्न आप देखिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने उन्हें नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखिए। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। उन्हें अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अगला प्रश्न आप देखिए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदर्श को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदर्श ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। इसका उत्तर अब आप बच्चों लिखो। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदर्श को प्रदर्शन के 25 वर्ष
पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने आदर्शी को विनम्र कहा है। बच्चों, हमारा यह प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का सहयोग भी ले। तो आप अब इसका उत्तर लिखें। मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनाने के कारण अभिनेताओं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे, दर्शक पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न देखिए आप, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने की आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण होता है? अब आप इसका उत्तर लिखें। फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती, या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण यह हो जाता है। तो बच्चों, समझ में आए आपको यह प्रश्न के उत्तर? अब आप देखेंगे अब हम करेंगे भाषा की बात। सवाक शब्द वाक के पहले स लगने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। अब इसमें क्या है, आपको उपसर्ग वाले शब्द लगाने हैं। तो हित में आप स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सहित। परिवार में आप स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सपरिवार। विनय में आप स लगाएंगे तो क्या बनेगा? सविनय। चित्र में आप स लगाएंगे तो क्या बनेगा? सचित्र। बल में आप स लगाएंगे तो क्या बनेगा? सबल। मान में आप स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सम्मान। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: अ, अन, नी, दू, क, कु, स, सु,
अद, बिन, ओ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो अब इसमें क्या दिया गया आपको? मूल शब्द वाक है, उपसर्ग से है, प्रत्यय में खाली जगह है, शब्द क्या बना ये? सवाक। अब अगला शब्द है लोचना, तो उपसर्ग क्या लगा? सु, प्रत्यय नहीं लगा इसमें, तो क्या बनेगा ये? सुलोचना। फिल्म है, फिल्म में कोई उपसर्ग नहीं लगेगा, प्रत्यय लगेगा कार, तो क्या बनेगा ये शब्द? फिल्मकार। आगे देखेंगे आप कामयाब, कामयाब में कोई उपसर्ग नहीं लगेगा और ई प्रत्यय लगेगा, तो क्या बनेगा ये? कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मूल शब्द पुत्र है, उपसर्ग सु लग जाएगा तो नया शब्द क्या बनेगा? सुपुत्र। घट में ओ लगेगा उपसर्ग, तो क्या बनेगा? ओ घट। सार में अनु लगेगा उपसर्ग, तो क्या बनेगा? अनुसार। मुख में आ लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? आमुख। परिवार में स लग जाएगा तो सपरिवार। तो बच्चों इस तरह से आप ये उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना सकते हैं और प्रत्यय लगाकर आप बनाएंगे अब शब्द। जैसे मूल शब्द है हमारा चाचा, इसमें क्या प्रत्यय लगेगा? एरा, तो ये नया शब्द हमारा क्या बनेगा? चचेरा। अब लेख मूल शब्द है, इसमें क प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? लेखक। नया शब्द क्या बनेगा हमारा? लेखक। तो हमारा शब्द है काला, इसमें प्रत्यय लगेगा पन, तो कौन सा शब्द बनेगा? कालापन। लड़ है हमारा शब्द और इसमें प्रत्यय आई लगेगा तो क्या बन जाएगा? लड़ाई। ऐसे ही भारत हमारा शब्द है, इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भारतीय। तो इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों यह हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अब आप देखेंगे आपको इस पाठ में एक और कहानी बताई गई है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे, यह पढ़ने के लिए ही है और इसमें कुछ ना कुछ आप नया सीख भी पाएंगे। कंप्यूटर गाएगा गीत। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलम आरा 1931 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। बाद में जब यह महसूस किया गया कि हर अभिनेता या अभिनेत्री अच्छा गायक भी हो यह जरूरी नहीं है, तो पार्श्व गायन की प्रथा शुरू हुई और उससे गायन और भी परिष्कृत हुआ। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुधार हुआ और उससे भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावात्मक प्रभाव पैदा होता है। तो बच्चों जब 1931 में आलम आरा आई तो उस समय क्या हुआ, तो वो हमारे सिनेमा जगत में बहुत ही अच्छा एक हमारा जो है इतिहास बना, क्योंकि क्या हुआ कि जो है उसमें गीत भी आए, बोलने भी लगी, अभिनेता अभिनेत्रियां जो हैं वो बोलने भी लगी, गाने भी गाने लगी। तो क्या हुआ कि जो है अभिनेता जो थे उनको खुद ही गाना गाना पड़ता था और वो उसी समय रिकॉर्ड होता था। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई डबिंग हो या कुछ हो, तो जो उस समय जो कलाकार कर रहे हैं वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाता था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया
तो ये ज़रूरी नहीं था कि जो भी उस पिक्चर में हीरो या हीरोइन है उनको अच्छा गाना गाना आता हो। तो क्या था कि वो एक अच्छा गायक हो। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो रिकॉर्डिंग की तकनीक थी वो भी, उसमें भी बदलाव आया, और जो है गायकों की भी तलाश शुरू हुई। और इससे क्या है, हमारे जो है अच्छी धुनों का, अच्छे सुरों का जो है एक जिसको आप कह सकते हैं भावनात्मक जो है एक प्रभाव पैदा हुआ। और जब फिल्मों में अच्छे गाने डाल दिए जाते हैं तो वो फिल्मों का एक अलग ही जो है वो बन जाता है कि इस फिल्म का ये गाना बहुत ही अच्छा गाया गया है, इसके जो वाद्य यंत्र इसमें जो प्रस्तुत किए गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। फिल्म संगीत का उद्गम इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीत के वातावरण में हुआ। लोक नाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था, चूँकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउडस्पीकर जैसी चीज़ें नहीं थी। खुली हुई ऊंची स्पष्ट आवाज़ में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होती थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से आए। यह थिएटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था, जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। लेकिन सिनेमा चूँकि कहीं अधिक यथार्थवादी माध्यम है, उसमें यह चीज़ नहीं चल सकती थी। अतः जो गायिकाएं फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थी। ये उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों या सालगिरहों पर मुजरे पेश किया करती थी। तो बच्चों, इसमें वो आपको क्या बता रहे हैं कि जब गाने का संगीत हमारे पिक्चरों में आया तो उस समय क्या था, एक गाना ही नहीं होता था। जैसे अब आप आज के समय में भी कोई पिक्चर देखते हो तो उसमें क्या होता है, गाने होते हैं, गाने के साथ साथ कोई भजन होता है, आरती होती है, कीर्तन होता है और कव्वाली होती है। कई बार आप देखते हो कोई शादी समारोह, अगर पिक्चर में एक दृश्य है तो उसमें क्या होता है, लड़की वाले लड़के वाले अलग अलग बैठ जाते हैं और वो गानों के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस तरह से फिल्मों में ऐसी ऐसी चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी था कि जिससे उनका जो है गीतों का भी प्रभाव जो है फिल्म पर पड़े और फिल्म को जो है बहुत ही अच्छा लगे। तो क्या था कि माइक्रोफोन और उस समय लाउड स्पीकर जैसी चीज़ें तो होती नहीं थी, जो क्या है तो ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में जो है वो गायक को गाना पड़ता था ताकि दूर तक यह आवाज़ जाए। और इसका असर हमारी किस पर था, बोलती हुई फिल्मों पर। तो बोलती हुई फिल्मों के लिए गायकों की आवाज़ को इतना अच्छा होना चाहिए था कि वह दूर तक जाए और लोगों को सुनाई दे। और उस समय क्या था कि कई बार कुछ महिला पात्रों की जो भूमिका है वो भी कौन लोग करते थे, पुरुष लोग करते थे। तो हमारे जो सिनेमा जगत ने है बहुत ही जो है चीज़ों का सामना किया और जिससे कि क्या है हमारे सिनेमा जगत को एक बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर उन सब चीज़ों का सामना करके आज एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है। अब आप देख सकते हैं कि सभी उस समय इतने गायक लिए बुलाए जाते हैं लोग, तो इस तरह से ही लोगों को बुलाकर गाना गवाया जाता था। तो आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है,
इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है। ये गायिकाएं जरा नाक में बैठी आवाज़ में गाती थी। गीतों के बोल भी वे जरा बनावटी ढंग से चबाकर अदा करती थी। जल्दी ही गायिकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया। नई शैली का उदाहरण कानन बाला का गाया जवाब बना गीत दुनिया ये दुनिया तूफान मेल था। तो बच्चों, पहले क्या था, जो गायिकाएं थी वो कैसे गाना गाती थी? नाक में बैठी हुई आवाज़ में गाती थी और बोल को बनावटी कर कर गाती थी। तो क्या है कि जल्दी ही क्या हुआ, गायिकाओं को सुकून देने वाली शैली का गाना शुरू किया गया। किसने शुरू किया? कानन बाला ने। कौन सा गाना गाया? दुनिया ये दुनिया तूफान मेल था। तो बच्चों, समझ में आया आपको? आगे आप देखिए, फिल्मी गायन के इस दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक सुर पर ढालने में सफलता पाई। शमशाद बेगम, सुरैया, नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगल इनमें शामिल थे। तो बच्चों, क्या हुआ, जब धीरे धीरे गायकों की तलाश हुई तो जो हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं सामने आए। अब आज भी इनका नाम लेकर इनको याद किया जाता है। शमशाद बेगम, सुरैया, आपने इनके नाम अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे कि वो बहुत ही सुंदर गाते थे। नूरजहां, कुंदन लाल सहगल, ये सब हमारे बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक वो होता है बच्चों, जैसे एक हीरो गा रहा होता है, वो तो सिर्फ अपने होठों को हिला रहा होता है। असली गायक जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, उसको पार्श्व गायक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सहगल के साथ ही फिल्मी गायन का दूसरा दौर समाप्त हुआ। माइक्रोफोन के उपयुक्त नई आवाज़ें आई। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद सभी मूलतः गायक थे। लता मंगेशकर के साथ गायिकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। उनके कंठ की ताजगी और आकर्षण ने गायकी के प्रतिमानों को ही बदल दिया। इनके अतिरिक्त आशा भोसले, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुरी आदि गायकों ने अपनी खास शैली विकसित की। तो बच्चों, क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों का दौर समाप्त हुआ दूसरा। उसके बाद क्या हुआ कि नई आवाज़ें आई। नई आवाज़ किसकी थी? मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद, ये सभी गायक हैं और गायिकाएं, लता मंगेशकर, इन सब की जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने गायन को ही एक बहुत ही अच्छा रूप दे दिया। और इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर जी के साथ और कौन आया? आशा भोसले, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुरी, ऐसी गायिकाओं ने और भी अच्छे ढंग से गायकी का विकास किया। आगे देखते हैं, भविष्य में क्या होगा। क्या हमारे लोकप्रिय सिनेमा पर गीत अब भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नित्य नए उपकरणों के आने के बाद आवाज़ के सुरीलेपन की ज़रूरत उतनी नहीं रह जाएगी? और किसे पता, किसी दिन कंप्यूटर ऐसी आवाज़ बनकर रख दे जो किसी भी मानवीय आवाज़ से ज़्यादा मुकम्मल हो। ऋत्विक घटक। तो ये ऋत्विक घटक जी द्वारा लिखा गया था कि क्या अब भविष्य में, अब जैसे धीरे धीरे तरक्की होती जा रही है, कितने नए गायक आए जा रहे हैं। अब आज आप देखिए, आज के समय में आप कौन से गायकों को सुन रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये गायकों की जगह कंप्यूटर ही गाने गाना शुरू कर दे और वो सब हमारे लिए क्या मायने रखेगा? तो यह एक सोचने का विषय है। इस पर आप अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए और आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।